हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी तक जो है हम लोगों ने डेटा सफिशिएंसी की 5 क्लासें पढ़ी हैं। आज ये डेटा सफिशिएंसी की 6वीं क्लास है, ठीक है। तो 5 क्लासों में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन 5 क्लासेस को नहीं पढ़ा तो आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। और आज भी मैं आपके लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड एक्स वाई जेड मीन्स बी आर फ्रेंड्स विच लेटर स्टैंड फॉर बी। एक निश्चित कोड में एक्स वाई जेड का अर्थ है बी आर फ्रेंड्स, तो कौन सा अक्षर वी के लिए खड़ा है। खड़ा मतलब बी के लिए कोड होगा, ठीक है ना। कौन सा अक्षर बी के लिए होगा या बी के लिए है, ठीक है ना, बी के लिए है, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे आपको पहले से क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक्स वाई जेड का मीन्स क्या है। एक्स वाई जेड का मीन्स क्या है, बी आर फ्रेंड्स। आपको पहले से दिया गया है कि एक्स वाई जेड का मीन्स क्या है, बी आर फ्रेंड्स, बी आर फ्रेंड्स, ये पहले से दिया गया है। अब देखिए आपको ये बताना है कि बी का कोड क्या होगा, ठीक है। अब अगर आप केवल पहले को ले लेते हैं, केवल फर्स्ट को जरा ले लीजिए, क्या केवल फर्स्ट से वी का कोड आ जाएगा क्या। तो आपने कहा कि अगर मैं केवल फर्स्ट को लेता हूं तो फर्स्ट में पी वाई एन का मतलब क्या है। फर्स्ट में देखो दिया है पी वाई एन, फर्स्ट में दिया है पी वाई एन मीन्स क्या है, पी वाई दे आर क्लासमेट। पी वाई एन मीन्स क्या है, दे आर क्लासमेट, दे आर क्लासमेट, दे आर क्लासमेट। अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है। अगर मैं केवल फर्स्ट को लेता हूं, आपने कहा दोनों में आर कॉमन है, दोनों में आर कॉमन है, मुझे आर का कोड नहीं चाहिए। अभी भी देखिए अगर आर का मैं कोड निकाल भी देता हूं तो भी यहाँ पे वी बचा हुआ है, ठीक है ना। और मुझे बी का चाहिए, यहाँ पे फ्रेंड्स बचा है, ठीक है। तो अभी भी मेरा बी का कोड नहीं आया केवल पहले को लेने पे। अब मैं जरा केवल दूसरे को लेता हूं, केवल अगर मैं दूसरे को ले लूं सेकंड को, तो यहां पे देखो क्या है, जेड एम एस मीन्स क्या है, जेड एम एस मीन्स क्या है, बी लव देम, बी लव देम। तो देखिए जैसे ही आपने थर्ड लिए, आपने केवल सेकंड लिया तो सेकंड में आपका वी आया है और बी का कोड ही तो चाहिए, तो V से B आपका कॉमन हो गया। और यहाँ पे कोड में क्या कॉमन हो गया, Z से Z, तो आपका B का कोड क्या आ गया, Z। तो केवल सेकंड को लेने पर काम बन गया, केवल सेकंड को लेने पे काम बन गया। अब अगर मैं थर्ड को लेता हूं तो क्या केवल थर्ड को लेने पे काम बनेगा क्या, आपने कहा नहीं। अगर हम थर्ड को लेते हैं तो हमें फ्रेंड्स कॉमन है और हमें बी का कोड चाहिए, तो फ्रेंड्स से फ्रेंड्स अगर कट भी जाएगा तो आर और बी बचेगा। अगर सिंगल सिंगल लेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर केवल अगर हम सेकंड को ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है, हमें अपना आंसर मिल जाता है और हमें अपने आंसर से ही मतलब है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल सेकंड ले लीजिए, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली सेकंड, ठीक है। केवल पहला जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, केवल दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, हाउ मेनी सन्स डज एक्स हैव। एक्स के कितने बेटे हैं, ठीक है ना। अब मुझे बेटों की संख्या बतानी है एक्स के, तो सबसे पहले पहला क्या दिया गया है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है कि Q एंड U आर ब्रदर्स ऑफ T। Q और U T के भाई हैं, अच्छी बात है। T के भाई कौन कौन है, तो आपने कहा Q है और कौन है आपका U है, तो दोनों के ऊपर हमने प्लस लगा दिया। भाई मतलब आपका मेल हो गया, तो मेल के लिए हम प्लस का यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। आगे देखिए क्या दिया गया दूसरे में, तो फर्स्ट तो ये आ गया। सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में दिया गया है आपका कि आर इज सिस्टर ऑफ पी एंड यू। आर जो है पी और यू की बहन है, आर जो है पी और यू दोनों की क्या है, बहन है, ठीक है। तीसरे में क्या बताया जा रहा है, तीसरा कह रहा है कि आर एंड टी आर डॉटर्स ऑफ एक्स। जो आर और टी हैं, जो आर और टी हैं वो जो है एक्स की क्या है,
पुत्रियां हैं, आर और टी एक्स की पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं इन तीनों को आपस में मिला भी दूं, अगर मैं इन तीनों को आपस में मिला भी दूं और आपने कहा कि भाई ठीक है, अब मुझे चाहिए कि जो है एक्स के कितने बेटे हैं, अगर मैं इन तीनों को आपस में मिलाता भी हूं तो आपने कहा एक्स की एक बेटी आर है, एक्स की एक बेटी आपकी टी है, ठीक है ना। टी का भाई कौन है आपका क्यू है, और क्यू का और कौन है एक यू है। लेकिन जो पी है, पी का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा, पी का जेंडर ना तो फर्स्ट में कहीं दिया गया, ना तो सेकंड में, ना तो थर्ड में। तो पी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो पी का जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा, और जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो तीनों मिलकर के भी जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तीनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ये तीनों मिलकर के भी आंसर इन तीनों से नहीं आएगा, क्योंकि तीनों मिलकर के, तीनों से मिला करके भी पी का जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा। बाकी सबका जेंडर डिफाइन है, केवल पी का नहीं है। तो पी अगर भाई लड़का होगा तो 3 लड़के हो जाएंगे, पी अगर लड़की हो तो उनके 2 लड़के हो जाएंगे। इसलिए जब तक पी का जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो हम जो है आंसर नहीं दे पाएंगे, और तीनों को मिलाकर के भी पी का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक साथ पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू कुणाल, तस्वीर में लड़की कुणाल से किस प्रकार संबंधित है। अब आपको बताना कि जो तस्वीर में एक लड़की है, तो तस्वीर किसकी है, लड़की की है। सबसे पहले हम फर्स्ट के द्वारा जरा निकालते हैं, ठीक है। तो कुणाल जो है, केस हमने कुणाल ले लिया, कुणाल एक तस्वीर की और ये तस्वीर है, तस्वीर में जो है वो लड़की है, लड़की है तो हमने माइनस लगा दिया। और इसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है, जरा फर्स्ट पढ़िए। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा हुआ है मेरे पिता की इकलौती पोती की माँ है। अब देखो उसने कहा कि जो है सी इज द मदर ऑफ माई फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर। अब जब यहां पे लगा फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर, तो वह जो है कुणाल, अब तस्वीर की वजह से कुणाल ने कहा वह है मेरे पिता की, ठीक है ना, वह मेरे पिता की इकलौती पोती है। तो अब इकलौती पोती है तो कुणाल के भाई की भी तो बिटिया हो सकती है, भाई कुणाल के भाई की बेटी भी तो हो सकती है, हो सकता है उनके लड़का ना हो तो भाई इसलिए उनके एक ही लड़की हो। तो अब यहां पर कुणाल, ये तो क्लियर है कि कुणाल के भाई की या तो कुणाल की क्या होगी, यह जो है पुत्री होगी, और उसकी यह मां है, उसकी यह मां है, ठीक है ना। भाई यह तो कुणाल के पिता की पोती है, ये ग्रैंड डॉटर है, ये आपकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है ना। ये क्या है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर है अर्थात पोती है, और ये पोती की मां है। लेकिन कुणाल अकेला है कि उसका कोई भाई भी है, अभी ये फर्स्ट से क्लियर नहीं है। सेकंड जरा पढ़िए क्या कह रहा है, कुणाल हैज नो सिबलिंग्स, कुणाल का कोई भाई बहन नहीं है। अब अगर मैं सेकंड को ले लूं, अगर मैं सेकंड के ले लूं तो क्लियर हो जाएगा कि कुणाल की ही बिटिया है, और कुणाल इस का क्या है, पति है, और इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता। दोनों को लेने पर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लेने पर ये क्लियर होता है कि जो है ये जो लड़की है वो कुणाल की ही है, और कुणाल और जो ये तस्वीर में लेडी है वो कुणाल की वाइफ है। इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है। क्लियर है? तो फर्स्ट और सेकंड पे तो बात बन गई। अब जरा थर्ड को पढ़ लीजिए, थर्ड में क्या दिया है। हम जरा केवल थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में देखिए क्या दिया है। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ कुणाल सेड शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर। तस्वीर की ओर इशारा करते कुणाल ने कहा हुआ है मेरी माँ की इकलौती बहू है। अब देखो तीसरे से एकदम क्लियर है कि अब कुणाल है, कुणाल ने इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, तस्वीर लड़की है, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि वह कौन है, मेरे माँ की इकलौती बहू।
मेरे माँ की, ये हो गई कुणाल की माँ, और इसकी इकलौती जो बहू है, तो कुणाल ही अपनी माँ का इकलौता पुत्र होगा, तभी तो इकलौती बहू होगी, तभी तो ये इकलौती बहू होगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, पीपी, दोनों आपस में हो जाएंगे पीपी अर्थात पति पत्नी, ठीक है ना। तो केवल तीसरे से भी निकल आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि पहला और दूसरा ले लें और केवल तीसरा ले लें, तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड नहीं, एनी टू ऑफ द थ्री नहीं। फिर दूसरा क्या है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, केवल पहला और दूसरा नहीं। तीसरा क्या है, ओनली सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड नहीं। चौथा क्या, आइदर ओनली थर्ड और ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल सही है। या तो आप केवल तीसरा ले लीजिए या फिर पहला और दूसरा ले लीजिए, या तो आप केवल तीसरा ले लीजिए या तो पहला और दूसरा ले लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये निकल आएगा कि जो तस्वीर में लड़की वो कुणाल की कौन है, ठीक है। ये आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। Among P, Q, R, S and T, Q is the second tallest and S is immediate taller than the shortest. Who among them is in the middle when they stand in the order of their heights? ठीक है, P, Q, R, S और T में Q दूसरा सबसे लंबा है और S सबसे छोटे से ठीक लंबा है। तो देखो भैया ये कितने लोग हैं, ये लोग जो है 3 2 5 लोग हैं, तो Q दूसरा सबसे लंबा है, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन में पहले से दिया गया वो दिया गया है कि Q दूसरा सबसे लंबा है, जो सबसे लंबा वो सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा वो सबसे नीचे। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ पे बना दो Q दूसरा सबसे लंबा है, तो Q को मैंने यहाँ पे रख दिया, Q को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। और यस सबसे छोटे से ठीक लंबा है, सबसे छोटा ये है, तो यस को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। क्लियर है। अब जरा केवल पहला पढ़िए, T इज नॉट द शॉर्टेस्ट, T सबसे छोटा नहीं है। तो अगर मैं पहले वाले को केवल ले भी लूं, तो यहाँ पे तो वे अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं, तो उनमें कौन बीच में है, तो T सबसे छोटा नहीं है, तो T को मैं यहाँ रखूं कि सबसे ऊपर रखूं, अभी क्लियर नहीं है, इसलिए केवल पहले पे तो नहीं आएगा। अब मैं अगर दूसरा लेता हूं कि R S से लंबा है लेकिन Q से छोटा है, अगर मैं कौन सा ले लूं, दूसरा ले लूं, तो क्या आ जाएगा, R S से लंबा है लेकिन Q से छोटा है, R S से लंबा है लेकिन Q से छोटा है, तो Q से छोटा है लेकिन S से लंबा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मिडिल में, अब ये सबसे ऊपर यहां पे एक बंदा है, एक बंदा भी नीचे है, एक बंदा भी नीचे है, तो केवल दूसरे से बात बन गई कि मिडिल में कौन आएगा, आपका R ही तो आएगा। केवल दूसरे से बात बन गई कि मिडिल में कौन आएगा, R आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं थर्ड को जरा देखूं, थर्ड में कह रहे जब P रैंक्स थर्ड इन हाइट अबव S व्हेन ऑल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाइट, जब ऊंचाई के क्रम में सभी को व्यवस्थित किया जाता है, तो P ऊंचाई के क्रम में S से ऊपर तीसरे स्थान पर होता है। तो देखो अगर मैं जो है फर्स्ट और थर्ड को ले लूं, अगर फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं ले लूं, ये तो मेरी बात बन गई केवल और केवल सेकंड से निकल आया कि थर्ड पे कौन होगा, R होगा। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ले लूं, तो मुझे पता है कि यहां पर Q आएगा, कि एक बीच में छूट जाएगा, यहाँ पे S आएगा, एक बीच में होगा, एक सबसे ऊपर होगा। तो उसने कहा कि जब ऊंचाई के क्रम में सभी को व्यवस्थित किया जाता है, तो P ऊंचाई में यस से ऊपर तीसरे स्थान पर है। अब यस से ऊपर, तो ऊपर मतलब ऊपर ऊंचाई में होगा 1 2 3, तो यहाँ पे आपका P आ जाएगा, यहाँ पे आपका P आ जाएगा। और अगर मैं पहला ले लूँ कि T सबसे छोटा नहीं है, तो T यहाँ पर आ जाएगा, तो बीच यहाँ सबसे नीचे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। तो केवल दूसरे से मैं निकाल लूंगा कि सबसे बीच में कौन है, आपका R, और पहला तीसरा अगर मैं ले लूँ तो बीच में कौन आ जाएगा, आपका T। तो पहले और तीसरे से और केवल दूसरे से मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले में क्या दिया गया, ओनली फर्स्ट और सेकंड, नहीं ये तो गलत है, ये तो आंसर आपका गलत है, ठीक है ना। सेकंड क्या दिया, इधर सेकंड ओनली और फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, बिल्कुल सही बात है। या तो केवल दूसरा और या पहला और तीसरा जो है, या केवल पहला और तीसरे से आपका आंसर निकल आएगा। देखो पहले तीसरे से आंसर निकल आया, केवल दूसरे से आंसर निकल आया, बीच में कौन है, ठीक है ना। तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। पंकज इज यंगर देन सुनीता एंड रूपाली इज ओल्डर देन टॉम, हु अमंग देम इज द ओल्डेस्ट। पंकज सुनीता से छोटा है और रूपाली टॉम से बड़ी है, उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसकी कंडीशन को जरा बना लेते हैं। क्या दिया गया है, पंकज इज यंगर देन सुनीता, पंकज सुनीता से छोटा है, 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 और रूपाली टॉम से बड़ी है, ठीक है ना। रूपाली इज ओल्डर देन टॉम, रूपाली टॉम से बड़ी है, रूपाली टॉम से बड़ी है, ठीक है ना। अब जरा देखिए पहला क्या कह रहा है, रूपाली इज ओल्डर देन पंकज, रूपाली पंकज से बड़ी है। अब देखो अगर मैं पहली कंडीशन को यहां पे रखता हूं, ठीक है ना, रूपाली पंकज से बड़ी है, तो फिर सुनीता और रूपाली में लड़ाई होने लगेगी। भाई सुनीता और रूपाली को मैं कहां रखूं, इनके बीच कोई भी अभी कंपैरिजन नहीं बन रहा, केवल पहले को लेके। क्योंकि रूपाली पंकज से बड़ी है तो पंकज तो सुनीता से छोटा है, लेकिन जो रूपाली है वह सुनीता के बराबर की है कि सुनीता से बड़ी है, कोई जानकारी नहीं है। तो केवल पहले पे तो बात नहीं बन रही। अगर मैं दूसरा ले लूं तो सुनीता इज ओल्डर देन रूपाली, सुनीता रूपाली से बड़ी है। अब देखो अगर मैं केवल दूसरे को ले लेता हूं और मैं कह दूं कि सुनीता रूपाली से बड़ी है, सुनीता किससे बड़ी है, रूपाली से बड़ी है, सुनीता रूपाली से बड़ी है। अब देखो तो सबसे बड़ा कौन, मुझे यही तो निकालना है, ठीक है। तो सुनीता रूपाली से बड़ी है, सुनीता पंकज से भी बड़ी है, सुनीता पंकज से भी बड़ी है, सुनीता पंकज से भी बड़ी है, और रूपाली किससे बड़ी है, टॉम से बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन निकल के आएगी, सुनीता, क्योंकि सुनीता के ऊपर ना तो पंकज बैठेगा और सुनीता के ऊपर अब रूपाली भी नहीं जाएगी, क्योंकि सेकंड में कह रहा है कि सुनीता रूपाली से बड़ी है। तो सुनीता को हमने रूपाली के ऊपर बैठा दिया, तो अब देखो सबसे बड़ी कौन हो गई, सुनीता, ठीक है ना। तो केवल दूसरे से तो आंसर निकल आया, टॉम सबसे छोटा है, तो केवल दूसरे से बात मेरी बन गई, ठीक है ना। टॉम सबसे छोटा, इस बात की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और इससे निकलेगा भी नहीं आंसर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका जो है केवल और केवल दूसरा, ओनली सेकेंड, ठीक है। केवल दूसरे का प्रयोग करने पे, केवल दूसरे स्टेटमेंट के आधार पे मेरा आंसर निकल आएगा कि सबसे लंबा कौन है, रूपाली है, सबसे लंबा कौन है, सुनीता है, ठीक है ना। सबसे लंबा कौन है, सुनीता है। क्लियर है, तो समझ में आया कैसे, ठीक है। क्योंकि भाई सुनीता देखो, सुनीता पंकज से बड़ी है, रूपाली टॉम से बड़ी है, तो सुनीता अगर रूपाली से बड़ी हो गई तो सुनीता के ऊपर कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि सुनीता पंकज से बड़ी है और रूपाली टॉम से बड़ी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, सुनीता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे आप बताएं। हु एमंग सिद्धार्था, निकुंज, विपुल एंड मुकुल इज द यंगेस्ट। सिद्धार्थ, निकुंज, विपुल और मुकुल में सबसे छोटा कौन है, चार लोग हैं, सबसे छोटा कौन है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम पहले की जरा बात करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है आपका विपुल इज यंगर देन मुकुल बट ओल्डर देन सिद्धार्थ एंड निकुंज। विपुल मुकुल से छोटा है, विपुल, विपुल बी से विपुल, एम से मुकुल, विपुल मुकुल से छोटा है, लेकिन सिद्धार्थ और निकुंज से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो सिद्धार्थ और निकुंज का अभी भी जो है इनके बारे में कोई क्लियर, इनका कौन जो सिद्धार्थ और निकुंज में कौन बड़ा कौन छोटा है ये अभी क्लियर नहीं हुआ, केवल पहले से, ठीक है ना। ये तो हो गया कि सबसे लंबा कौन है, मुकुल, उसके नीचे कौन आएगा, विपुल, सिद्धार्थ, और चूंकि हमको सबसे छोटा चाहिए ना, इसलिए अभी सिद्धार्थ निकुंज में क्लियर नहीं है। जरा सेकंड पढ़िए, मुकुल इज द ओल्डेस्ट, मुकुल सबसे बुजुर्ग है, तो पहले से पता चला कि मुकुल सबसे बुजुर्ग है। तीसरा क्या कह रहा है कि सिद्धार्थ इज ओल्डर देन निकुंज, सिद्धार्थ निकुंज से बड़े हैं, बड़े हैं नहीं, निकुंज से बड़ा है, ठीक है ना। सिद्धार्थ निकुंज से बड़ा है, तो अगर आप थर्ड को ले लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, मुकुल, फिर आपका विपुल, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ निकुंज से बड़े हैं, सिद्धार्थ निकुंज से बड़े हैं, सबसे छोटा कौन आ जाएगा, निकुंज। तो पहला और तीसरे को मिला के आपका आंसर आ जाएगा, पहले और तीसरे को, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर इज डी, आंसर इज डी, केवल पहला और तीसरा, आंसर इज डी,
क्लियर है? तो बहुत आसान है, ठीक है ना, ये टॉपिक बहुत आसान है। हर बस इतना है कि आपको रीजनिंग में हर टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर हर टॉपिक आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। 5 person A, B, C, D and E are sitting in a row. Who is sitting in the middle? 5 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। हमने सबसे पहले एक पंक्ति खींच दी, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो 5 व्यक्ति A, B, C, D और E एक पंक्ति में बैठे हैं, बीच में कौन बैठा है? सबसे पहले लिखा है कि B is between E and C, B, E और C के बीच में है। तो बहुत सारी यहाँ पे कंडीशन बन जाएंगी B को बैठाने की। तो अभी हम फर्स्ट में भाई B को आप देखो, B को आप चाहे तो यहाँ बैठा दें, E को आप यहाँ, C को यहाँ, मतलब बहुत सारी आप पोजीशन बना सकते हैं। तो पहले के आधार पे तो नहीं निकल पाएगा। सेकंड में क्या दिया है? B is to the right of E, B E के दाएं हैं। तो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे बनाऊं कि B जो है वह E के दाएं हैं, तो आपको पता है कि इस पंक्ति में जो भी लोग बैठेंगे उनका इधर की तरफ राइट और इधर की तरफ क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे ये लेके चलूँ कि जो B है वह E के दाएं हैं, तो अगर मैं इन्हें E को यहाँ पे रख दिया तो B को मैंने यहाँ रख दिया, तो मैंने यहाँ पे किसको रख दिया? C को। B जो है E और C के बीच में है, तो E के दाएं मतलब E तो कहीं ना कहीं इधर ही होगा। मैं यहाँ पर भी E को रख सकता हूँ, तो B को यहाँ, तो C को यहाँ। मतलब अब क्लियर हो गया कि E इसी तरफ होगा। E जो है इधर नहीं जा सकता, अगर इधर जाएगा तो फिर बाएं आ जाएगा B। तो फर्स्ट और सेकंड पे इतनी कंडीशन बन गई। ज्यादा थर्ड देखिए क्या कह रहा है? D इज बिटवीन A एंड E, D A और E के बीच में है। तो अब अगर मैं यहाँ पे E को रखता हूं तो यहाँ पर देखो आपका जो है D है वह A और B के बीच में है, तो यहाँ पर A और E वाली कंडीशन भी आ जाएगी। तो मिडिल में कौन आ जाएगा? आपका E आ जाएगा। तो तीनों को मिला के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को मिला करके आंसर आएगा, तीनों को मिला के आंसर आएगा। ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सभी को मिला के आंसर आएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी को मिला के आंसर आएगा, ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सभी को मिला के आपका आंसर निकल आएगा कि मिडिल में कौन है? आपका ई है, ठीक है। तो आंसर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। हु इज द टालेस्ट एमंग 6 बॉयज P, T and D, Q and R? 6 लड़कों P, T and D, Q और R में सबसे लंबा कौन है? आपको इन 6 में से सबसे लंबे को बताना भाई कौन है। अगर मैं केवल पहले को लेता हूं तो पहले के आधार पर डायग्राम क्या बनेगा जरा देखिए। P is taller than D and N but not as tall as T. P D और N से लंबा है, P जो है D और N से लंबा है, लेकिन T जितना लंबा नहीं है, लेकिन T जितना लंबा नहीं है। अब देखो 6 लड़कों में 4 लड़कों को पता चल गया, लेकिन अभी 2 बचे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि सबसे लंबा T होगा। जरा सेकंड पे आ जाइए, जरा सेकंड की बात करिए। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि R इज टॉलर देन Q बट नॉट एज टॉल एज T। R Q से लंबा है, R Q से लंबा है, R Q से लंबा है, ठीक है ना। R Q से लंबा है लेकिन T जितना लंबा नहीं है, R T से लंबा है लेकिन Q जितना लंबा नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर देखें तो हमें R और Q के भाई 2 ही बंदे तो बचे थे, 6 लोग थे, तो 1 2 3 4 तो यहां पे पहले थे। अब अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो T किससे लंबा है? R और Q से। T किससे लंबा है? R से। R किससे लंबा है? Q से। अच्छा T जो है वह P से भी लंबा है, T जो है वह P से भी लंबा है, लेकिन अभी इतनी जानकारी नहीं है कि जो P है उसको हम R के बराबर बैठाएं कि R के ऊपर बैठाएं, लेकिन वो T के नीचे होगा, इतना क्लियर है। D और N भी T के नीचे होंगे, तो ये D और N भी T के नीचे हैं, तो देखो 1 2 3 और ये हो गए आपके 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए भाई। देखो 4 ये हो गए और D और N भी T से लंबे छोटे हैं, तो सबसे लंबा कौन निकल के आया? T।
फर्स्ट और सेकंड से निकल आया, फर्स्ट सबसे लंबा कौन होगा, टी। अब जरा थर्ड की जरा बात कर ले। अगर मैं थर्ड की जरा बात करता हूं, थर्ड जरा देखते हैं भाई, थर्ड की जरा बात करें। थर्ड क्या कह रहा है कि क्यू टी और आर से लंबा नहीं है। कह रहा क्यू टी और आर से लंबा नहीं है, क्यू टी और आर से लंबा नहीं है। अब अगर मैं इसमें फर्स्ट और थर्ड को अगर लेता भी हूं, फर्स्ट और थर्ड को अगर लेता भी हूं तो उसमें टी और आर की स्थिति क्लियर नहीं है ना। अगर मैं थर्ड को फर्स्ट के साथ लेके जाता हूं तो क्यू तो आ जाएगा टी के नीचे, लेकिन फिर आर कहां आएगा, जबकि देखो फर्स्ट और सेकंड से क्लियर हो जाएगा सबसे लंबा कौन है, टी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल फर्स्ट एंड सेकंड, केवल पहले और दूसरे से बात हमारी बन जाएगी, केवल पहले और दूसरे से बात हमारी बन जाएगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, केवल पहला और दूसरा जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। 4 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी वर टॉट इन 4 consecutive periods of 1 hour, each starting from 8 AM. At what time was the chemistry period scheduled? एक बात तो क्लियर है कि जो आपका पीरियड स्टार्ट होता है वो 8 बजे से होता है। 8, 9, 10 और 11, 4 पीरियड है, 4 घंटे चलेंगे, ठीक है ना। तो 8 बजे, सुबह 8 बजे से शुरू होकर एक एक घंटे के लगातार 4 पीरियड में 4 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ाए जाते हैं। केमिस्ट्री का पीरियड किस समय निर्धारित किया गया था, तो जरा पहले को देखो भाई क्या है, केमिस्ट्री का पीरियड बताना है आपको। अगर पहले को लेंगे तो गणित की अवधि सुबह 10 बजे समाप्त हुई, जो जीव विज्ञान से पहले थी, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। मैथमेटिक्स पीरियड एंडेड एट 10 AM विच वॉज प्रीसीडेड बाई बायोलॉजी। तो आपने कहा कि 10 बजे खत्म हुआ तो 9 बजे मैथ चालू हुआ होगा, तो उसके वो बायोलॉजी के पहले था, तो बी से बायोलॉजी, तो बायोलॉजी 10 बजे रही होगी, ठीक है। मुझे बताना है कौन सा, किसका जो है, मुझे बताना है केमिस्ट्री का। अब अगर मैं सेकंड को ले लूं, आखिरी पीरियड में फिजिक्स का शेड्यूल था। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मिला दूं, फर्स्ट और सेकंड को मिला दूं, तो आप कहेंगे आखिरी पीरियड जब फिजिक्स का था तो पहला पीरियड केमिस्ट्री का रहा होगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड से तो आ गया। थर्ड क्या कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड से तो आ गया। थर्ड क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स पीरियड वाज इमीडिएटली फॉलोड बाय केमिस्ट्री। गणित की अवधि के तुरंत बाद रसायन विज्ञान था, ठीक है ना। गणित की अवधि के तुरंत बाद रसायन विज्ञान था। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे फर्स्ट और थर्ड को मिला लूं, फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं ले लूं, तो मुझे ये पता है कि यहां पर 8, 9, 10 और 11, तो 9 o'clock पे आपका मैथ था, 9 o'clock पे आपका क्या था, मैथ था, ठीक है ना, मैथमेटिक्स। तो यहां पे क्या दिया गया है, गणित की अवधि सुबह 10 बजे समाप्त हुई, जो जीव विज्ञान से पहले थी। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो फर्स्ट में क्या दिया गया है आपका कि जो 9 o'clock पे भाई मैथ चालू हुई, 10 बजे आपकी जो है क्या है, 10 बजे आपकी बायोलॉजी है। थर्ड क्या कह रहा है कि गणित की अवधि के तुरंत बाद रसायन विज्ञान था, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स पीरियड वाज इमीडिएटली फॉलोड बाय केमिस्ट्री। तो गणित की अब देखो तुरंत बाद था मतलब पहले हो चुका, ठीक है ना। तो पहले जब हो चुका तो यहां पर आपका केमिस्ट्री का पीरियड इसके पहले था, तो इससे भी निकल आएगा, फर्स्ट और थर्ड से भी निकल आएगा, क्योंकि गणित की अवधि के तुरंत बाद जो है रसायन विज्ञान था। तो तुरंत बाद दो है, यहां पर देखो भाई, अब ये तो था मतलब हो चुका वो, तो केमिस्ट्री का पीरियड पहला था, तो आपका पहला और तीसरे से भी निकल के आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ई। देखो, ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड, केवल पहला और दूसरा या तीसरा, ठीक है ना। पहला तो आपको लेना ही लेना है, और या तो आप दूसरा ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और या तो आप तीसरा ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। विलेज टी इज इन द विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विलेज आर। गांव टी गांव आर के संदर्भ में किस दिशा में है। अब देखिए,
यहाँ पे आपको बताना है कि जो गांव टी है गांव आर के संदर्भ में किस दिशा में है। सबसे पहले हम पहले के स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बनाते हैं। तो पहले में क्या दिया गया है, टी इज टू द नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू विच इज टू द वेस्ट ऑफ एस। टी डब्ल्यू के उत्तर में है, टी जो है वह डब्ल्यू के उत्तर में है, तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। टी डब्ल्यू के उत्तर में है, जो एस के पश्चिम में है, तो एस के पश्चिम में कौन है आपका एस। क्लियर, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग बन गया। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अभी नहीं आया क्योंकि इसमें आर कहीं है ही नहीं। अब जरा सेकंड को ले लेते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड कह रहा है आपका कि टी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एस, टी एस के उत्तर पश्चिम में है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो फर्स्ट में ही आपको पता चल रहा है कि टी जो है एस के उत्तर पश्चिम में है, क्योंकि टी यहां पर होगा, यस यहां पर होगा। ये डायरेक्शन होता है आपका उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो सेकंड से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। जरा थर्ड की बात कर लेते हैं, जरा थर्ड की बात करते हैं। थर्ड से क्या बात बनेगी, क्या W इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ आर। W जो है R के उत्तर पश्चिम में है, W R के उत्तर पश्चिम में है। तो W जब R के उत्तर पश्चिम में है तो कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को मिलाऊं, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को मिलाऊं, किसको, फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं मिला लूं तो देखो जरा, यहाँ पे T है, यहाँ पे आपका W है, यहाँ पे S है। अब अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि जो W है वह R के उत्तर पश्चिम में है, ये तो ठीक ही है, इसको डायग्राम से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जरा देखते हैं, चूंकि सेकंड का जो है यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर फर्स्ट और थर्ड को हम मिलाते हैं, देखो जरा, W इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ R। तो आपने कहा T है, यहाँ पे W है, W के नॉर्थ में आपका T है और यस के वेस्ट में आपका W है। अगर यहाँ पे मैं R को रख दूं, अगर मैं R को रख दूं कहाँ, S के साउथ में, तो देखो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट बनेगा। तो यहाँ पे रखने पे R के नॉर्थ वेस्ट में कौन आ जाएगा, W आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूं तो यहां पे निकल आएगा गांव टी गांव आर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो आप कहेंगे ये भी आपका जो है, अगर कभी भी आपको डायरेक्शन निकालनी हो और आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप उस पॉइंट पे सभी दिशाएं बना दे। देखिए ये तो इसी दिशा पे तो आएगा, ये देखो इसी दिशा पे तो आएगा, तो ये भी दिशा आपकी नॉर्थ वेस्ट ही होगी। जो टी है वह आर के संदर्भ में नॉर्थ वेस्ट में है, तो आपका फर्स्ट और थर्ड से निकल आएगा। फर्स्ट और थर्ड को मिलाने पे निकल आएगा, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर डी होगा। केवल पहला और तीसरा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। व्हाट इज द टोटल मंथली सैलरी ऑफ वासु। वासु की का कुल मासिक वेतन कितना है। चलो भाई वासु का कुल मासिक वेतन निकालो भाई, कितना है। पहला क्या कह रहा है, वासु बेसिक सैलरी इज ₹100 मोर देन राजन सैलरी हु आल्सो सर्व इन वासुस कंपनी। वासु का मूल वेतन राजन के वेतन से 100 रुपये अधिक है, जो वासु की कंपनी में काम करता है। अच्छी बात है, अगर मुझे राजन का वेतन पता चल जाए तो मैं वेतन उसको बता सकता हूँ। फिर देखो क्या कह रहा है, अदर अलाउंसेस डॉन बाई राजन बिसाइड्स हिज बेसिक सैलरी आर ₹2000 पर मंथ विच इज ₹50 लेस देन वासु सैलरी। राजन द्वारा अपने मूल वेतन के अलावा अन्य भत्ते 2000 रुपये प्रति माह है, जो वासु के वेतन से 50 रुपये कम है। तो वासु के वेतन से 50 रुपये कम है अदर अलाउंस में। तो अगर मैं यहां पे बात करूं वासु का अदर अलाउंस, वासु का अदर अलाउंस अगर मैं सेकंड की बात करूं कि वासु का अदर अलाउंस कितना है, वासु का अदर अलाउंस, ठीक है ना, अदर अलाउंस कितना है, तो आप कहेंगे 2050। अदर अलाउंसेस कितने हैं वासु के, तो आप कहेंगे 2050। कितना हो जाएगा 2000। भाई 50 रुपये उसके कम है तो उसके 50 रुपये ज़्यादा होंगे, तो 2000 + 50, तो वासु का अदर अलाउंस हो जाएगा 2050 हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, देखो जरा। थर्ड में कुछ जानकारी थी, शायद बात बन जाए मेरी। देखो क्या कह रहा है, राजन बेसिक सैलरी इज 1550। अब देखो राजन की बेसिक सैलरी दी गई है, राजन की बेसिक सैलरी दी गई है 1550
और पहले में दिया गया है कि जो आपका वासु की सैलरी है, बेसिक सैलरी है, वो 100 रुपए अधिक है, किसके, राजन के वेतन से 100 रुपए अधिक है। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को मिला दूं, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को मिला दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वासु की सैलरी कितनी हो जाएगी, 1550 प्लस 100, अर्थात ये तो 1650 ये हो गया, 1650 ये हो गया, और आपको अदर अलाउंस मिलता है उसको 2050, अदर अलाउंस मिलता है 2050, कितना हो जाएगा जरा ऐड कर दीजिए, 0 5 5 10 के 0 चिलाया 1 6 1 7, 3700 रुपए उसकी टोटल सैलरी है। तो तीनों को मिला के निकलेगा, तीनों को मिला के निकलेगा, तो आंसर आपका ई आ जाएगा, तीनों को मिला के आएगा, तीनों को मिला के आएगा, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सभी जो है फर्स्ट और थर्ड, नहीं यहां पे आ जाएगा तीनों, आंसर डी आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में सही लिखा है, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहला दूसरा और तीसरा सभी आएगा, ठीक है ना, सभी के प्रयोग से आएगा आपका, सभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों का प्रयोग करके हम इसका आंसर निकाल पाएंगे कि वासु का वार्षिक वेतन कितना है। तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। इन विच ईयर वाज संजय बॉर्न, संजय का जन्म किस साल में हुआ था। अब देखो भैया संजय का जन्म बताना है, संजय का जन्म कब हुआ था, संजय का जन्म कब हुआ जरा देखते हैं भाई। तो जरा देखिए क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया संजय इज 6 ईयर ओल्डर देन गोपाल, संजय गोपाल से 6 साल बड़ा है। संजय जो है संजय गोपाल से 6 वर्ष बड़ा है। अगर मुझे गोपाल का जन्म पता चल जाए तो मैं बता सकता हूं कि संजय कब पैदा हुआ, 6 साल क्या है, बड़ा है। फर्स्ट में दिया है। सेकंड की जरा बात कर लेते हैं, सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड जरा देखें। सेकंड दिया है गोपाल ब्रदर वर बोर्न इन 1982। अच्छा, गोपाल का जो भाई है, गोपाल्स ब्रदर बर्थ कब, ब्रदर बोर्न, उसका डेट ऑफ बर्थ कब दिया गया, 1982। गोपाल के भाई का जन्म कब हुआ, 1982 में हुआ। तो गोपाल, अभी भी गोपाल का मुझे पता नहीं चल रहा। अब जरा थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे जरा आ जाओ। थर्ड पे क्या कह रहे हैं, संजय ब्रदर इज 2 ईयर यंगर देन गोपाल्स ब्रदर हु वाज 8 ईयर यंगर देन गोपाल। संजय का भाई गोपाल के भाई से 2 वर्ष छोटा है, ठीक है ना। तो संजय का भाई गोपाल के भाई से 2 वर्ष छोटा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मुझे पता है सेकंड को अगर मैं मिला लूं तो संजय के भाई का जन्म कब हुआ, संजय के ब्रदर का जन्म हुआ 1984 में। क्योंकि जो संजय का भाई है वह गोपाल के भाई से 2 वर्ष छोटा है। तो जब उसका जन्म 1982 में हुआ था तो इसका जन्म 1984 में हुआ होगा। तो संजय का भाई गोपाल के भाई से 2 वर्ष छोटा, जो गोपाल से 8 वर्ष छोटा है। जो गोपाल से 8 वर्ष छोटा है, कौन, संजय का भाई। संजय का भाई गोपाल से 8 वर्ष छोटा है। तो अगर मैं कहूं कि थर्ड के आधार पे अगर मैं गोपाल का डेट ऑफ बर्थ निकालूं तो कितना निकला के आएगा, जरा 8 वर्ष इसमें घटा दीजिए। 8 वर्ष घटा देंगे तो गोपाल का जन्म निकल के आएगा 1976 में। देखो भाई, जो गोपाल है वह संजय के भाई से 8 वर्ष बड़ा है, मतलब वह 8 वर्ष पहले जन्मा। तो जब ये 1984 में जन्मा तो 1976 में गोपाल जन्मा। अब देखो अगर मैं पहले को ले लेता हूं तो दिया संजय 6 वर्ष बड़ा है गोपाल से, मतलब जो संजय है वह उससे 6 वर्ष पहले जन्म चुका, ठीक है ना। तो यहां पे बात क्लियर है, समझ में सब कुछ आ रहा है कैसे करना है। भाई देखो यहां पे संजय गोपाल का जो भाई है उसका जन्म 1982 में हुआ, जो सेकेंड में दिया गया है। थर्ड में क्या दिया गया है, कुछ जो संजय का भाई है वो 2 वर्ष क्या है, छोटा है किससे, गोपाल के भाई से, ठीक है ना। संजय का भाई गोपाल के भाई से 2 वर्ष छोटा है। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो जो संजय का भाई है उसका जन्म कब हुआ, 1984 में। और क्या कह रहा है कि संजय का भाई गोपाल के भाई से 2 वर्ष छोटा है, जो गोपाल से 8 वर्ष छोटा है, ठीक है ना, जो गोपाल से 8 वर्ष छोटा है। तो
तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर गोपाल से 8 वर्ष छोटा कौन है? गोपाल से 8 वर्ष छोटा कौन है? गोपाल का भाई है, ठीक है ना। संजय का भाई गोपाल के भाई से 2 वर्ष छोटा है, जो गोपाल से 8 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष छोटा है। सॉरी, यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे ये आएगा कि जो गोपाल है वह अपने भाई से 8 वर्ष छोटा है। तो गोपाल के भाई का जन्म 1982 में हुआ, तो गोपाल अपने भाई से 8 वर्ष छोटा है। तो गोपाल का जन्म कब हुआ? गोपाल का जन्म कब हुआ? तो आपने कहा कि 1982 में 8 वर्ष घटा दो, तो 2 वर्ष ये हो गए और तो बचे 6, 1974, 1974 में, चूंकि गोपाल के भाई का जन्म 1982 में हुआ और गोपाल अपने भाई से 8 वर्ष बड़ा है, क्योंकि उसका भाई उससे 8 वर्ष छोटा है, तो गोपाल का जन्म 1974 में हो गया तीसरे के अनुसार। अब पहले के अनुसार जो संजय है वो गोपाल से 6 वर्ष बड़ा है, तो संजय का जन्म कब हुआ? संजय का जन्म कब हुआ? तो आपने कहा संजय का जन्म, इसमें 6 वर्ष और घटा दो, तो 4 2 1968 संजय का वर्ष मिल गया 1968। तो तीनों को मिला के आंसर निकला, तीनों को मिला के आंसर निकला सभी, ऑल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को मिला के आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तीनों को मिला के तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए क्या होगा। व्हाट इज द सुमन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट? 40 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से सुमन का स्थान क्या है? देखो n बराबर आपको दिया गया है, n बराबर दिया गया है 40। अब अगर मैं केवल फर्स्ट को लेता हूं तो फर्स्ट में देखो क्या दिया गया है, सुमन इज 3 रैंक बिलो दीपक फ्रॉम द टॉप। सुमन ऊपर से दीपक से 3 रैंक नीचे है, ठीक है ना, 3 रैंक नीचे है, तो अभी केवल फर्स्ट से तो बात नहीं बनेगी। अब देखो सेकंड में क्या दिया गया है, दीपक रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 23, नीचे से दीपक की रैंक कितनी है? 23 है। अगर मैं सेकंड को लेके चलूं तो दीपक की रैंक नीचे से कितनी है? तो आपने कहा दीपक की रैंक नीचे से 23 है, ठीक है ना। कहां से? बॉटम से, अर्थात राइट एंड से। तो यहां पे अगर मैं सूत्र लगा दूं n बराबर l प्लस r, अगर मैं यहां पे सूत्र लगा दूं देखो तो मुझे n पता है, तो मैं l से मतलब कि टॉप से निकाल सकता हूं दीपक की पोजीशन। l बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 और माइनस का हो जाएगा r। l मतलब हो गया लेफ्ट, जिसे हम बोलते हैं टॉप, ठीक है ना। टॉप एंड मतलब कि जो आपका बायां छोर है, शुरुआत को हम बोलते हैं टॉप और लास्ट जो होता है पंक्ति उसको बोलते हैं हम बॉटम। तो यहां पे जरा देखिए l बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1, n कितना है? 40, तो ये 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। 41 से 23 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये? तो 11 में से 3 गए 8 और कितना आ जाएगा? 318 आ जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट को ले लें तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सुमन इज 3 रैंक बिलो दीपक फ्रॉम द टॉप। सुमन ऊपर से दीपक से 3 रैंक नीचे है, नीचे मतलब और आगे होगी, ठीक है ना, नीचे मतलब कोई और आगे हो गई। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मिला दूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मिला दूं तो मैं बता सकता हूं कि दीपक सुमन का स्थान ऊपर से क्या होगा? सुमन का स्थान लेफ्ट से कितना हो जाएगा? तो मुझे पता है कि दीपक का स्थान शुरू से कितना है? 18, वो 3 स्थान उससे और नीचे है, अर्थात सुमन का कितना आ गया? 21। तो फर्स्ट और सेकंड से तो बात बन गई। अब अगर मैं तीसरे की बात करूं, तीसरे में क्या दिया गया? सुमन इज 3 रैंक अबव दीपक फ्रॉम द बॉटम। सुमन दीपक से 3 रैंक ऊपर है, सुमन दीपक से 3 रैंक क्या है? ऊपर है। तो अब देखो अगर मैं यहां पर सेकंड और थर्ड को ले लूं, क्योंकि मुझे जो है अंत से दीपक की स्थिति पता कितनी है? बॉटम से 23 और जो सुमन है वह उससे 3 रैंक ऊपर है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर का मतलब क्या होगा? उसके नीचे। भाई देखो ये अंत से स्थिति दी गई, कहां से दी गई? अंत से, यहां से दिया गया है 23, ठीक है। तो यहां पर जो है जो सुमन है वह उससे 3 रैंक ऊपर है। तो अगर मैं सुमन की बात करूं तो सुमन इधर कहीं होगी, ठीक है ना, और सुमन की स्थिति कितनी हो जाएगी? 3, इसमें मैं माइनस कर दूं, कितनी आ जाएगी आपकी? 20। तो सुमन की रैंक जो राइट से अर्थात बॉटम से कितनी आ जाएगी? आपकी 20। तो टॉप से आपकी 21 और आपकी बॉटम से 20 दोनों से निकल आएगी।
लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड के लेंगे तब, और जब आप सेकंड और थर्ड को लेंगे तब। तो यहां पर आपको सेकंड तो लेना ही लेना है, सेकंड तो लेना ही लेना, ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड। आप केवल सेकंड लेंगे ही लेंगे, और या तो आप पहला ले लीजिए या तो तीसरा ले लीजिए, तो आपको जो है सुमन की रैंक टॉप से मिल जाएगी। अब देखो भाई, जब सुमन की रैंक राइट से मिल गई तो सुमन की रैंक लेफ्ट से आराम से आप निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आंसर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। हाउ इज डेट रिटन इन द कोड लैंग्वेज? कूट भाषा में डेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पहले में दिया गया है कि DEAR इज रिटन एज डॉलर हैज एट द रेट क्वेश्चन मार्क। ओके, इन दैट कोड DEAR को डॉलर हैज एट द रेट लिखा जाता है, उस कोड में लिखा जाता है, उस कोड में। ठीक है ना? अगला क्या है आपका? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलती कर दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मार्क इसके साथ में जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क जो है इसके साथ में यहाँ पे आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, तो उसको आप समझ लीजिएगा जो थोड़ा सा। ठीक है ना? ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं जाएगा, DER को लिखा जाता है उस कोड में। तो अगला क्या है? सेकेंड, TREAT इज रिटन एज परसेंटेज क्वेश्चन मार्क हैज एट द रेट परसेंटेज इन दैट कोड। उस कोड में TREAT को परसेंटेज क्वेश्चन मार्क हैज एट द रेट परसेंटेज लिखा जाता है। फिर TEAR इज रिटन एज परसेंटेज हैज एट द रेट क्वेश्चन मार्क इन दैट कोड। TEAR को परसेंटेज हैज एट द रेट, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा, फिर से देखो यहाँ पे। ठीक है ना? तो उस कोड में तो आपको बताना है कि DATE को कैसे लिखा जाएगा, अर्थात D का भी कोड चाहिए, A का भी चाहिए, T का भी चाहिए और E का भी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर अगर पहले को देखें तो पहले में क्या दिया गया? देखो DEAR, DEAR को क्या लिखा गया? आपने कहा डॉलर हैज एट द रेट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? यहां पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इसके बाद अगर मैं यहां पे सेकंड के ले लूं, सेकंड में क्या दिया है? TREAT को क्या लिखा गया है? तो आपने कहा इसको लिया गया परसेंटेज, फिर आपका क्वेश्चन मार्क हैज और एट द रेट परसेंटेज, फिर लास्ट में है TEAR को क्या लिखा गया है? तो आपने कहा परसेंटेज क्वेश्चन मार्क और हैज और एट द रेट परसेंटेज, नहीं थर्ड लेना है ना। तो यहाँ पे क्या आपका? परसेंटेज हैज एट द रेट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे जरा इन तीनों का कंपैरिजन करिए, तो क्या DATE का निकल आएगा क्या? अगर आप यहां पर ये फर्स्ट में दिया गया है, ये सेकंड में, और ये आपका थर्ड में दिया गया है, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे क्या कॉमन है? दोनों में E कॉमन है, दोनों में E कॉमन, E और A कॉमन है, E और A कॉमन है। E और A के साथ में देखो यहाँ पे क्या है? दोनों में कॉमन है। आपने कहा कि दोनों में आपका क्या कॉमन है? यहाँ पे हैज और एट द रेट, हैज एट द रेट, यहाँ भी देखो EA आया है तो हैज एट द रेट। तो एक बात तो क्लियर है कि E और A के लिए क्या निकल के आया? हैज और एट द रेट, हैज और एट द रेट। जो आपका केवल किससे निकल के आता? तो A और E का तो आपका निकल आया। अब अगर यहां पे भाई केवल पहला और दूसरा आप ले लें तो आपको E और A का निकल के आएगा हैज एट द रेट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां पे देखूं तो कुछ और कॉमन है, आपने कहा बिल्कुल R कॉमन है। R के लिए क्या आएगा? R के लिए क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, हैज एट द रेट क्वेश्चन मार्क, हैज एट द रेट क्वेश्चन मार्क, ये निकल के आया आपका R के लिए। ये किसके निकल के आया? आपका R के लिए। ठीक है ना? तो यहां पे R के लिए निकल के आया तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे ये R के लिए निकल के आया तो यहाँ पे E के लिए हो गया, A के लिए हो गया और R के लिए हो गया। तो यहाँ पे D के लिए तो पहले में दिया गया है ना,
टी, अब टी नहीं है, देखो अब यहां पे अगर टी की बात करें तो ये तीनों यहां पर भी हैं, ये तीनों यहां पर भी हैं, और तीनों में कौन सा कॉमन है आपका, हैज एट द रेट और आपका क्वेश्चन मार्क। तो टी के लिए क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज, टी के लिए क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज, और डी के लिए क्या हो जाएगा, और डी के लिए क्या हो जाएगा, देखो डी के लिए यहां पे क्या बचा आपका डॉलर, डी के लिए क्या बचा डॉलर, तो आपने कहा डी के लिए क्या हो जाएगा आपका डॉलर, और टी के लिए क्या हो जाएगा आपका, टी के लिए हो जाएगा आपका जो है टी के लिए हो जाएगा आपका परसेंटेज। लेकिन अभी ई और ए का क्लियर नहीं है, क्योंकि तीनों में आपका 2-3 कॉमन है, ई ए आर, तो डी का तो मुझे मिल गया फर्स्ट और सेकंड से, और टी का मुझे मिल गया, लेकिन अभी मुझे ई और ए का नहीं मिला। तो आपने कहा ई ए आर तीसरे में भी आया है, और यहां पे भी हैज एट द रेट क्वेश्चन मार्क गया हुआ है, हैज एट द रेट क्वेश्चन मार्क गया हुआ है। तो अगर मैं आपका यहां पे थर्ड वाले को भी ले लूं, थर्ड वाले को भी ले लूं, तो आपने कहा यहां से मुझे डी का मिल जाएगा, डी का तो यहां से मिल जाएगा, और टी का मुझे यहां से मिल जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूं, अब जरा ध्यान से मेरी समझिए, अब अगर मैं यहां पे देखिए, मैं अगर केवल फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे इसका कोड मिल जाएगा, किसका, DATE का, क्योंकि यहां से EA का मिल जाएगा, यहां से D का मिल जाएगा, यहां से T का मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं फर्स्ट और सेकंड ले लूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड ले लूं तो भी तो बात बन जाएगी, तो भी तो बात बन जाएगी। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा कि पहला तो लेना ही लेना है, और उसके साथ में या तो आप दूसरा ले लें या तो आप तीसरा ले लें, तो आपका काम बन जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड, ठीक है ना, केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा आपका जो है तीसरे के आधार पे आप आंसर उसका निकाल सकते हैं। क्लियर, तो आंसर जो आपका डी है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।